नमस्कार। आज इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे फार्म-डी के कोर्स के बारे में। इस कोर्स को लेकर के बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं। हम लोग आपको सारे के सारे लीगल फैक्ट्स इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर बताएंगे। क्या इस पर्टिकुलर कोर्स को करने के बाद क्या-क्या आप चीज़ें कर सकते हैं, क्या आप क्लिनिक खोल सकते हैं, क्या आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं और फ्यूचर के अंदर इस कोर्स का क्या-क्या इम्प्लीकेशन होगा, ये सारी की सारी जानकारियाँ इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगी। सो आइए शुरू करते हैं। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बना द फार्मेसी एक्ट 1948 की वजह से। अगर हम लोग इस एक्ट की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जानें तो इस एक्ट के अंदर जो सेक्शन 10 है और जो सेक्शन 18 है उसके अंदर पीसीआई को पावर दी गई है कि वो किसी भी तरीके के एजुकेशन रेगुलेशंस और किसी भी तरीके के नॉर्मल रेगुलेशंस ला सकते हैं फार्मेसी के अंदर, और साथ साथ ये रेगुलेशन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल के बाद ही अप्लाई हो सकते हैं। तो देखिए, इन्हीं पावर्स को यूज करके पीसीआई ने, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2008 के अंदर एक कोर्स इंट्रोड्यूस किया जिसको हम लोग बोलते हैं फार्म-डी कोर्स। सो कोई भी वो स्टूडेंट जिन्होंने 10+2 किया है, जिनके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री है कंपलसरी और साथ साथ या तो बायोलॉजी है या तो मैथमेटिक्स है, इस कोर्स के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, जो कि 6 साल का अच्छा खासा लंबा कोर्स है, जिसको करने के बाद आप डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कहलाते हैं। ये कोर्स 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 5 साल की आपकी पढ़ाई होती है जिसके अंदर प्रैक्टिकल्स भी होते हैं और 1 साल की इंटर्नशिप होती है जो कि कंपलसरी है इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। सो अब आप मुझसे पूछेंगे कि अगर आपने बी फार्मेसी किया हुआ है तो क्या इस कोर्स का ड्यूरेशन रहेगा। अगर आप बी फार्मेसी करने के बाद फार्म-डी करना चाहते हैं तो उसको बोलेंगे फार्म-डी पोस्ट बैक्यूलरेट, जिसका ड्यूरेशन 3 साल का होगा, जिसके अंदर पहले 2 साल के अंदर पढ़ाई होगी और उसके बाद 1 साल की आपकी इंटर्नशिप होगी। देखिए, दोनों कोर्स हैं जिसको हम लोग फार्म-डी का कोर्स बोलते हैं। फार्म-डी जो कर लेते हैं, जो कि एक अच्छा खासा 6 साल का कोर्स है, उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो कि ना सिर्फ एक एमबीबीएस के लेवल की होती हैं और साथ साथ उनको ड्रग इंटरैक्शंस, फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स और इस तरीके के बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जिसके अंदर उनको एक्चुअल केमिस्ट्री और ड्रग इंटरैक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नॉलेज होती है। तो वही रीज़न है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया चाहता है कि इनका इम्प्लीकेशन ऐसा हो कि ओवरऑल लोगों को फ़ायदा मिले, ओवरऑल पेशेंट्स को फ़ायदा मिले। सो इसी को मद्देनज़र रखते हुए 2015 के अंदर फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशंस लाए गए। देखिए, जैसे हम लोग फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशंस की बात करते हैं तो मन में एकदम से ख्याल आता है शायद ये रेगुलेशंस ऐसे हों जिसकी वजह से एक फार्मासिस्ट प्रैक्टिस कर सके। उसके अंदर पेशेंट्स की काउंसलिंग को लेकर के इन्होंने वर्ड्स यूज़ किए गए, उसके अंदर पेशेंट की प्राइमरी केयर को लेकर के वर्ड्स यूज़ किए गए, जिसका इंटरप्रिटेशन निकाला गया कि फार्मेसी अब फार्म क्लिनिक खोल सकते हैं और वो पेशेंट्स को दवाइयाँ दे सकते हैं। इस तरह का इंटरप्रिटेशन निकाला गया। तो जब ये इंटरप्रिटेशन पूरी तरह से फैल गया तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक क्लैरिफिकेशन दिया कि भाई, आप काउंसलिंग कर सकते हैं पेशेंट की, उसको बता सकते हैं कि दवाइयों के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, दवाइयों के क्या क्या डोजेस हो सकते हैं, दवाइयों के अगर आप कोई डोज मिस कर सकते हैं तो उसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है। इस तरीके की चीज़ों के अंदर आप पेशेंट को काउंसलिंग दे सकते हैं, लेकिन आप पेशेंट्स को दवाइयाँ प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। प्रिस्क्रिप्शन तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही करेगा और आप फार्म क्लिनिक नहीं खोल सकते। तो उन्होंने इस बात को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया कि फार्मासिस्ट क्लिनिक नहीं खोल सकते और वो दवाइयों की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो फिर इसी के साथ साथ ये क्वेश्चन उठा कि फार्म-डी एक ऑलरेडी बहुत लंबा कोर्स है, 6 साल का, और आप उसको डॉक्टर ऑफ फार्मेसी भी बोल रहे हैं, तो क्यों वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्यों वो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते जब उनके पास पूरी की पूरी नॉलेज है। देखिए, मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कोई भी क्लैरिफिकेशन या नोटिफिकेशन लाती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल के अकॉर्डिंग होती है। ये बात बिल्कुल फैक्चुअल और क्लियर है। इसी वजह से हो सकता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की इंटेंट कुछ और हो और उसके बाद जो फाइनल अप्रूवल मिले वो ना उस लेवल के हों। तो उसी के मद्देनज़र रखते हुए रिसेंटली 2021 के अंदर, मैं बिल्कुल रिसेंट बात कर रहा हूँ, 2021 के अंदर जुलाई 5 को एक और नोटिफिकेशन आया। जी हाँ, अगर कोई नोटिफिकेशन पीसीआई की तरफ से आता है तो ऑटोमेटिकली अगर वो नोटिफाइड है तो वो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ अप्रूव्ड है, जो कि मैंने आपको सेक्शन 10 और सेक्शन 18 के बारे में ऑलरेडी बता दिया है। तो इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के अंदर फार्म-डी करने वालों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी गई, जिसके अंदर उन लोगों को क्लिनिकल फार्मासिस्ट बोल दिया गया।
अब क्लिनिकल फार्मासिस्ट तो बोल दिया, लेकिन क्लिनिकल फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है? क्या वो दवाइयाँ दे सकते हैं? क्या वो क्लिनिक खोल सकते हैं? तो इस बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या हो सकता है और क्या होगा। हम लोग सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स की बात करेंगे। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट एक हॉस्पिटल में जा करके जॉब कर सकते हैं। तो वो क्या जॉब होगा? देखिए, वो एक तरह से एक्सपर्ट हैं, वो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हैं, उनको दवाइयों के इंटरेक्शन के बारे में पता है। तो इसीलिए वो एक तरह से एक फेलिसिटेटर बन जाएंगे, जो ना सिर्फ हेल्थ केयर सेक्टर, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को सपोर्ट करेंगे और साथ साथ पेशेंट्स को भी सपोर्ट करेंगे किसी भी तरीके के डिजीज़ या ट्रीटमेंट के आउटकम को बढ़ाने के लिए। यानी इसका इम्प्लीकेशन उस हॉस्पिटल के अंदर ही हो सकता है और उनको पावर्स दी गई। अगर हम लोग रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करें तो अच्छी खासी 40 पॉइंट्स की लिस्ट इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर दी गई है। मैं उसको कुछ थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले ये पेशेंट केयर प्रोवाइड करेंगे और साथ साथ पेशेंट की हेल्थ को लेकर के, पेशेंट की वेलनेस को लेकर के, डिजीज प्रिवेंशन को लेकर के जो भी चीज़ें पॉसिबल होंगी उसके अंदर कोलैबोरेशन करेंगे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ। वो इंश्योर करेंगे कि सारे के सारे क्लिनिकल कंप्लायंसेस पेशेंट फॉलो करे और हेल्थ केयर सेक्टर की तरफ से भी कोई लैक ना हो। साथ साथ वो कोऑर्डिनेट करेंगे मेडिकल स्टाफ और फार्मेसी के साथ कि जो दवाइयाँ मरीज को दी जा रही हैं वो प्रॉपर फॉर्म के अंदर हो, उनके डोसेस वगैरह क्लियरली डिफाइंड हो। वो रेगुलर इंस्पेक्शन और इवैल्यूएशंस कर सकते हैं। उनको पावर दी गई है कि वो पेशेंट की इंफॉर्मेशन को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। उनको पावर दी गई है कि वो हर तरीके का कम्युनिकेशन मैनेज कर सकते हैं जो कि डॉक्टर और पेशेंट्स के बीच में होता है। साथ साथ क्लिनिकल इंफॉर्मेशन को भी रिट्रीव कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं जो कि हाई रिस्क ग्रुप है उसको, और अपनी सजेशंस दे सकते हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को और डॉक्टर्स को कि मेडिकेशंस कैसे ली जाएं और क्या क्या डोजेज रहेंगी और क्या क्या आगे चल करके पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ये पार्टिसिपेट करेंगे जितने भी पेशेंट रिलेटेड मीटिंग्स होती हैं हॉस्पिटल के अंदर, ताकि ओवरऑल आउटकम बेटर हो। सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे जितने भी क्लिनिकल प्रोग्राम्स हैं, मॉनिटर कर सकते हैं जितनी भी डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, एनुअल स्टडीज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं हॉस्पिटल के सामने, ड्रग के यूज़ के मैनेजमेंट को लेकर के भी ये अपनी बातें रख सकते हैं, ड्रग इन्फॉर्मेशन को लेकर के भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, सेमिनार्स कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, प्रेजेंटेशंस दे सकते हैं। अब कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दी गई हैं फार्म डी करने वाले क्लिनिकल फार्मासिस्ट को, उनको सारे रूल एंड रेगुलेशंस के कंप्लाइंट होना पड़ेगा। देखिए, फार्म डी करने वाले ही क्लिनिकल फार्मासिस्ट कहलाएंगे और कोई क्लिनिकल फार्मासिस्ट नहीं कहला सकता। ये एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है और बहुत सारे इंटरैक्शंस होंगे हेल्थ केयर प्रोफेशंस के बीच में और फार्मासिस्ट के बीच में। सो ये बहुत सारी बेसिकली बातें की गई हैं, लेकिन अल्टीमेट क्वेश्चन आपका तो वही होता है कि क्लिनिक खोल सकते हैं या दवाइयाँ दे सकते हैं। तो अभी भी उसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है कि आप क्लिनिक खोल सकते हैं या दवाइयाँ दे सकते हैं। आपका अभी भी एक तरह से ऑगमेंटेड रोल ही है, जो कि आप हेल्थ केयर और पेशेंट्स के बीच का रोल है। आपने अच्छी तरह से अपनी एक्सपर्टी को यूज़ करना है और पेशेंट के साथ जो भी ड्रग इंटरेक्शन है उसको लेकर के इंफॉर्मेशंस देनी है आगे, और काउंसलिंग करनी है पेशेंट की और सपोर्ट प्रोवाइड करना है हेल्थ केयर सिस्टम का। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो अगर मेडिकल प्रोफेशनल मिस कर दे किसी भी पेशेंट के ट्रीटमेंट रिलेटेड या ड्रग के रिलेटेड, या फिर कोई ऐसी चीज़ दैट विल इंक्रीज द ओवरऑल आउटकम ऑफ योर ट्रीटमेंट, तो ये सारा का सारा रोल क्लिनिकल फार्मासिस्ट का ही है। फार्म डी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और यदि आप फार्म डी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली करिए। यू विल बी डेफिनेटली कॉल्ड अ डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, और आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाए। प्रॉबेबली हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर केसेस के अंदर आपको ड्रग के प्रिस्क्रिप्शन देने की भी छूट मिल जाए, जैसे कि जनरल प्रैक्टिशनर्स के अंदर आ जाता है। उसके साथ साथ हो सकता है आगे चल कर के कुछ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के अंदर भी इन फार्मासिस्ट का यूज़ किया जाए। तो बहरहाल ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग तभी बोल सकते हैं जब इनको लेकर के नोटिफिकेशन आएंगे। तो हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर बात की है। अजम्पशंस तो कई तरीके की भी हो सकते हैं। अजम्पशन तो आज भी कई बारी निकाले जाते हैं कि फार्मासिस्ट क्लिनिक खोल सकते हैं, उनको फार्म क्लिनिक बोला जाता है, और ये बार बार सवाल घूम फिर के हमारे पास ज़रूर आ जाता है। मुझे लगता है कि आपको इस बारे में पूरी नॉलेज मिल गई होगी और आप आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, बट डेफिनेटली देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन विच विल कम इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। सो मेडिकल वर्ल्ड फॉर इंडिया को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अभी भी आपके मन में किसी भी तरीके के सवाल हो सकते हैं, आप डेफिनेटली हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल पर्सनली ट्राई एंड आंसर दोज क्वेश्चंस।
यदि आप चाहते हैं कि इस तरीके की वीडियो हमें रेगुलर मिलते रहें और उसकी अपडेट्स भी हमारे पास आती रहें, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर नाउ एंड कीप वॉचिंग मेडिकल वर्ल्ड फॉर इंडिया। थैंक यू सो मच।